सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना है, जो न केवल स्नातक बल्कि परास्नातक विषय के छात्र-छात्राओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता का अपना एक बहुत विस्तृत इतिहास है, जिसे एक अध्याय में समाप्त करना न केवल मुश्किल बल्कि असंभव सा है। आज हम लोग इसके एक हिस्से पर बात करेंगे, जो कि इसकी कला, शिल्पकला और लिपि से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए समकालीन अन्य सभ्यताओं के साथ, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी शहरी सभ्यताएं थीं। उनके आधार पर, साथ ही कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है, जो 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और जो खुदाई और अन्य माध्यमों से प्राप्त चिन्ह हैं, वो 417 चिन्ह हैं, जो महादेवन के अध्ययन पर आधारित हैं। उनके आधार पर ही अटकलें लगाई जा सकती हैं कि सिंधु लिपि दाहिने से बाएं पढ़ी जाती थी। इसमें जो सील्स हैं उनका उनकी नाप जोख बराबर से है, 1 से या 2 स्क्वायर इंचेस में उनका साइज है। इस स्लाइड में जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें नीचे एक पुरुष का चित्र है, जिसे पशुपति शिव की संज्ञा दी जाती है, जिसका तादात्म्य आज भगवान शंकर से स्थापित किया जाता है। साथ ही सींग वाले गैंडे का चिन्ह है, अन्य विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। एक अन्य चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें वो चिन्ह हैं जो माने जाते हैं कि ये सिंधु लिपि से संबंधित हैं। इसी में आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही सिंधु की लिपि ना पढ़ी जा सकी हो, अभी तक वहाँ का तादात्म्य बराबर चला आ रहा है, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका सातत्य वर्तमान तक दिखाई देता है। खुदाई में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो सेल खड़ी की बनी होती थी। उसमें कई तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जानवरों से संबंधित हैं, और जो पुरुष आकृतियां हैं, उनको संभवतः ईश्वर माना गया है। और भी तरह की बहुत सारी चीजें उस समय से प्राप्त हैं, जिनको देखकर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उनका व्यापार वाणिज्य में मोहर के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो अब राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। और कई सारी मोहरें हमें मेसोपोटामिया और मिस्र में प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार दूर-दूर के देशों से था। इस स्लाइड में आप देखेंगे जो विभिन्न चित्र बने हुए हैं, उनको एक समान पैमाने पर नाप के दिखाई दे रहे हैं कि जो मोहरें बनी हैं वो 1 से 2 इंचेस स्क्वायर की ही हैं। चौकोर मोहरें हैं और उसमें कई तरह की आकृतियां अंकित की हुई हैं। ये वास्तविक चित्र हैं जो खुदाई में प्राप्त किए गए हैं, इसीलिए एक टूटी सी मोहर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब मोहरों को देखने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैंडा, हाथी और बहुत सारी चीज़ों से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग परिचित थे, और इन सब का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, तभी उनको सील पर अंकित किया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सील किस तरह की है और उसका इम्प्रेशन कैसा बनता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि इन सीलों का, या जो ये सील हैं, इनका व्यापारिक वाणिज्यिक महत्व था। इनको व्यापार वाणिज्य के लिए जब सामान दूसरी जगह भेजा जाता था, तो इनको उन पर लगाया जाता होगा। क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, तो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन मोहरों का क्या उपयोग किया जाता होगा, तो जरूर ही इनका व्यापारिक महत्व रहा होगा।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुत ही कलात्मक रुचियां रखते थे, जो कि खुदाई से प्राप्त सामग्री से हमें पता चलता है। विभिन्न तरीके की आकृतियां मिली हैं, ढेरों मोहरें मिली हैं, जो बर्तन मिले हैं और साथ ही स्वर्ण जो आभूषण मिले हैं और विभिन्न तरीके की फिगरीन मिली हैं, जो टेराकोटा की, ब्रॉन्ज है और इसके अलावा सेल खड़ी की मोहरें मिली हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि उनकी कलात्मक रुचियां बहुत ज़्यादा थी। इस चित्र में हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बच्चों के खिलौने दिखाई देते हैं। हम सब ने बचपन में ये मिट्टी के पहिए वाली गाड़ी चलाई होगी। अभी भी ग्रामीण परिवेश के क्षेत्रों में इस तरह के खिलौने पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने मनोरंजन के साथ-साथ अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पूर्णतः जागरूक थे। तो ये सभ्यता एक जागरूक और बुद्धिमान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के विभिन्न स्थलों से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से विभिन्न कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें हमें ये कांसे की स्त्री की मूर्ति दिखाई दे रही है, जिसने बाजू में चूड़ियां पहनी हुई हैं। एक दाढ़ी वाले पुरुष का हमें आकृति दिख रही है, जिसने अपने कंधे पर कंबल डाला हुआ है। आप इन आकृतियों को देखकर इनकी कला की उत्कृष्टता का अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले भी भारतवर्ष में कला की क्या समझ थी और कितने उन्नत तरीके के मटेरियल का उपयोग किया जाता था कि आज तक ये वैसे ही हैं। अभी भी अगर गोरखपुर में हम टेराकोटा का वर्क देखेंगे तो बिल्कुल इसी के समान दिखाई देता है। तो ये कहा जा सकता है कि संस्कृतियां हजारों हजार साल तक जीवित रहती हैं। इस स्लाइड में आप विभिन्न तरीके के आभूषण देख रहे हैं। ये सारे आभूषण खुदाई में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे कई क्षेत्रों की खुदाई के बाद ये सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें आज का जो एक ट्रेंडी मॉडर्न लुक दिखता है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। सिंधु घाटी से संबंधित ये विभिन्न तरीके के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ टेराकोटा के हैं, कुछ तांबे के बर्तन हैं, विभिन्न धातुओं के बर्तन हैं और उसमें बड़ी बारीक और महीन कलाकारी की गई है, जो यहाँ पर आकर फिर से उनको शिल्पकला, चित्रकला और विभिन्न कलाओं में उन्नत दिखाते हैं। इनमें जो रंग भरा गया है वो अभी तक सुरक्षित है। तो हम समझ सकते हैं कि रंगों के प्रति उनकी क्या समझ थी और किस तरह का वो बढ़िया सामान उपयोग करते थे, जो अभी तक बिल्कुल उसी स्थिति में है। अभी तक हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपनी कलात्मक रुचियों और एक परिष्कृत बुद्धि के कारण एक सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। भारतवर्ष की प्राचीनतम सभ्यता है, साथ ही बहुत समय तक चलने वाली सभ्यता है। इसके साथ ही हम जो विभिन्न तरीके की खुदाई की सामग्री प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जो उनकी लिपि है वो अवश्य पढ़ी जाएगी और हमारे अनुमानों को एक आधार मिलेगा और हम पुख्ता तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ घोषणा कर पाएंगे। धन्यवाद।